Namaste Guru clients, hope you are doing well at home. But today we are going to start the sixth video, that is part 6. It will be the last video of this chapter, of chapter number 18, body fluids and circulation of class 11th biology. ठीक है. In last videos, previous video, we have covered 3 topics. The first one was electrocardiography. Second one was differentiate between arteries and veins, and third one is double circulation and its application. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स, पोर्टल सिस्टम. ठीक है. सो पोर्टल सिस्टम होता क्या है एक्चुअली, जैसे पोर्ट होती है कि एक शिप ने एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, तो डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक ना जाके वो बीच में कहीं हाल्ट करता है. ठीक है, बीच में कहीं और रुकता है और फिर अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक जाता है. तो इस चीज़ को बोल रहे हैं हम पोर्टल सिस्टम. ठीक है. तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ब्लड डायरेक्टली कुछ बॉडी ऑर्गन से डायरेक्टली हमारे हार्ट की तरफ नहीं जाता वीना कावा के थ्रू, वो पहले किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से हार्ट में जाएगा. ठीक है. तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं हम पोर्टल सिस्टम. तो पोर्टल सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स: hepatic portal system, hypophyseal portal system and renal portal system. Renal मतलब related to urinary bladder और excretory system. तो renal portal system is absent in human beings. ठीक है. So it is present in all vertebrates except mammals. Mammals के अंदर human भी आ गए, hagfish and लैम्प्रे. तो इस चीज़ को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वी आर स्टडिंग एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्पेसिफिकली. तो ये चीज़ तो एब्सेंट है. तो क्वेश्चन नीट में आएगा तो कौन सा पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है आपके में? रीनल पोर्टल सिस्टम. दूसरा आ गया आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल सिस्टम है. सो हिपेटिक टर्म इज रिलेटेड टू लीवर. तो नॉर्मली क्या होता है, ये आपका हार्ट है, हार्ट ने अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से भेजा थ्रू एओर्टा, वो लीवर के पास भी जाएगा, लंग्स के पास भी जाएगा, हर एक ऑर्गन तक जा रहे हैं. ठीक है. वो हमारे इंटेस्टाइन तक भी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हर एक बॉडी ऑर्गन तक चाहिए, हर एक बॉडी टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और अदर बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स. अब नॉर्मली क्या होता है कि जितना भी हमारा इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होना है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स बने, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए. अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, वो वाला ब्लड अब उसको बोलेंगे हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड. उसके अंदर पर क्या है, डीऑक्सीनेटेड तो है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, CO2 की अमाउंट ज़्यादा है, पर उसके साथ साथ उसके अंदर क्या जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे. जो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स बने थे, दोज विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई ऑफ इंटेस्टाइन इनटू ब्लड. ठीक है. तो ये ब्लड अब डायरेक्टली डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ना जाके ये पहले किसकी तरफ गया, ये गया आपका लीवर की तरफ. ठीक है. थ्रू ए वीन, यहाँ पे एक ऐसे बना देता हूँ मैं. ठीक है. थ्रू वीन, और इस वीन का नाम है हिपेटिक पोर्टल वीन. ठीक है. तो एक ऐसी वीन जो इंटेस्टाइन के ब्लड को लीवर तक ले जाएगी. ठीक है. और लीवर से आपका ब्लड जो है वो फिर जाएगा हार्ट में थ्रू हिपेटिक वीन. सो हिपेटिक वीन जो है अल्टीमेटली किसके अंदर, एक्चुअली हिपेटिक वीन हमें इसको बोलना चाहिए, ये. ठीक है. ये है आपका वीना कावा. वीना कावा हो गया सबसे बड़ी वीन, जिसके अंदर बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स की वीन जो है वो आके अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड पोर कर देती हैं. ठीक है. एंड दैट फाइनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू वीना कावा इट विल बी पोर्ड इनटू हार्ट. ठीक है.
तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि हिपेटिक पोर्टल वीन क्या चीज़ है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो दो हिपेटिक पोर्टल, एक हिपेटिक पोर्टल वीन है विच विल कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड बट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो लिखते हैं इसके बारे में 2-4 लाइनें। सो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, second point, the blood, the nutrient rich blood, the nutrient rich blood from intestine, the nutrient rich blood from intestine will be carried to liver through hepatic portal vein, ठीक है। सो दीज आर 2 पॉइंट्स। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है कि अब मान लो इंटेस्टाइन में हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद बना ग्लूकोज, पर जिस टाइम पे हमने खाना खाया उस टाइम पे जो ग्लूकोज बनेगा उसकी अमाउंट होगी बहुत ज़्यादा, एंड एट दैट टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज़ स्टिल लेस। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। तो वो जो कन्वर्जन होगा वो कहाँ हो रहा है आपका, दैट विल टेक प्लेस इन लीवर, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन या बेनिफिट लिख देते हैं। बेनिफिट क्या है, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ यहाँ पे। बेनिफिट या एप्लीकेशन कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो भी हमारा ग्लूकोज होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन ब्लड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लीवर। पर ये कन्वर्जन होता किसकी वजह से है, ये होता इंसुलिन की वजह से। और इंसुलिन हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में किया था, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास की कौन सी सेल्स स्पेसिफिकली, बीटा सेल्स। सो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैनक्रियास, it will secrete insulin which will convert blood glucose into glycogen and this glycogen will be stored into liver। तो हमें शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। और जब हमारी बॉडी के अंदर जब हमने खाना नहीं खाया है, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को उतनी ही रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज से आएगी। पर ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा उस टाइम पे क्योंकि हम खाना नहीं खाया अभी तक, हमने 8-10 घंटे हो गए। तो उस टाइम पे टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, टू मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, क्या होगा, इसकी रिवर्स प्रोसेस होगी, दैट ग्लाइकोजन विल बी रिकन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू अनदर हार्मोन ग्लूकागोन विच इज अगेन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। बट कौन सी सेल्स, अल्फा सेल्स, ठीक है। ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 में। तो एक तो ये फंक्शन हो गया उसका, ठीक है। सो इट रिड्यूसेस हाई शुगर लेवल। और क्या कह सकते हैं हम, शुगर वाले पेशेंट को क्या बोल सकते हैं हम, अभी याद नहीं आ रहा, चलो बाद में बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट,
लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई भी करता है। हमारे ब्लड के अंदर जितना भी अमोनिया होगा, अमोनिया इज़ क्वाइट टॉक्सिक, सो दैट अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और वो यूरिया जो है हमारा वो ब्लड के अंदर ब्लड के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा, और किडनी में वो यूरिया आपका फिल्टर होके यूरिन की फॉर्म में चला जाएगा। सो सेकेंड बेनिफिट क्या है इसका, इट डिटॉक्सिफाइज आवर ब्लड। कैसे, जो ब्लड के अंदर आपका अमोनिया था, अमोनिया ऑफ ब्लड, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। दिस इज लेस टॉक्सिक, टॉक्सिक तो है पर उससे कम है। नाउ दिस यूरिया विल बी removed from body by kidneys in the form of urine। ठीक है, तो दो मेन फंक्शन हो गए आपके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के। अगर ये चीज़ ना होती तो क्या होता, हमारे यहाँ जो ब्लड का लेवल है शुगर का वो बहुत हाई हो जाता है, तो सारे पेशेंट क्या होते थे, डायबिटिक, हाँ नाम याद आ गया। सो इट रिड्यूसेस हाई शुगर लेवल और चांसेस ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गए हमारे, एक डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा कन्वर्जन या फिर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। सो दिस वॉज अबाउट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब आ जाते हैं हाइपोफाइशियल पे। रीनल पोर्टल सिस्टम में मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने करना ही नहीं है। सो हाइपोफाइशियल के अंदर क्या होगा, ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट है। हाइपोथैलेमस के साथ ऐसे वाला हमारा एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, ठीक है। दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जिसको बोलते हैं हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, ये क्या करेंगी, कुछ हॉर्मोन्स बनाएंगी, ठीक है, और वो हॉर्मोन्स आपके आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर थ्रू 2 वेन्स, ठीक है। ये जो 2 वेन हैं यहाँ पे, इस वेन को थोड़ा सा मैं ऐसे डार्क बना देता हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। सो दीज आर हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन्स। ये किसके थ्रू अटैच हो गई, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस थ्रू दिस हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन्स। तो पोर्टल वीन्स के अंदर क्या है, ब्लड है। अब देखो, ब्लड गया हमारा हार्ट से ऑक्सीजन लेके ब्रेन की तरफ, ठीक है। ब्रेन ने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायरेक्टली किसके पास जाना चाहिए था, हार्ट के पास जाना चाहिए था थ्रू वीना कावा, पर वो हार्ट के पास डायरेक्टली नहीं गया, वो गया किसके पास, वो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास थ्रू दीज 2 हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन्स। अब अगर ये चीज़ यहाँ से नहीं, ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता, द हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस विल नॉट रीच टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं विच आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी तक नहीं पहुँचते और पिट्यूटरी अपना फंक्शन नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, हॉर्मोन्स। तो
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, और उसी से हमारा नाम आ गया हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो जिस ऑर्गन के अंदर ब्लड जा रहा है हार्ट से पहले, उसी के बेस पे हमने नाम दिया। यहाँ पे हाइपोफाइसिस में गया पहले, उसके बाद हार्ट में जाएगा तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे पहले लीवर के अंदर गया और फिर उसके बाद हार्ट में गया, इसलिए यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम नाम दिया हमने। तो हाइपोफाइसिस हो गया, ये मैं डिटेल में आपको अलग दूसरे चैप्टर में बताऊंगा कि इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट किसी दूसरे चैप्टर में जिसमें हार्मोन्स की बात होगी। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम पता चल गया कहाँ पे है ये प्रेजेंट। तो हाइपोथैलेमस is connected with pituitary gland through दो हैं ये, ठीक है, थ्रू टू हाइपोफाइशियल पोर्टल वीन्स। तो ये ब्लड कहाँ से कहाँ लेके गई? कैरी ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाइपो लिख रहा हूँ बस, हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। तो जैसे वहाँ पे लिखा हमने, इसका बेनिफिट क्या है या एप्लीकेशन क्या है, तो वो भी लिख देते हैं। एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स which will regulate the function of pituitary। तो ये पिट्यूटरी खुद बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, ठीक है। तो वो एक्टिवेट कब होगी? जब यहाँ से हार्मोन आएंगे, ठीक है। मोस्टली द हार्मोन्स विच आर रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, दोज आर कॉल्ड एज रिलीज फैक्टर्स, ठीक है। सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। सो गोनेडोट्रोपिन जो है वो यहाँ से निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, बट यहाँ से क्या हो गया, उसको एक्टिवेट करने वाला रिलीज फैक्टर। तो ये वाली चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब आपका हार्मोन्स वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्टल सिस्टम। एक कोरोनरी भी है इसके अंदर, वो भी बता देता हूँ। कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। देखो, कोरोनरी आर्टरी जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, मतलब ये उन आर्टरीज की बात कर रहा है विच विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स इटसेल्फ। देखो, हम कहते हैं कि भाई हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑलरेडी क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहीं से क्यों नहीं ले लेती वो मसल्स आपकी ऑक्सीजन? यहाँ से नहीं लेंगी, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? जब यहाँ से एओर्टा आपका निकला, तो जब असेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा होता है, एक तो होता है एओर्टिक आर्च, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ये जो असेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा है, यहाँ से आर्टरी निकलेगी, ठीक है।
तो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, सो दिस इज लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। तो यहां पे इससे निकलेगी ये, ठीक है, एओर्टिक आर्च से पहले असेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा। तो ये लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स। क्योंकि देखो हार्ट ने पंप करना है, पंप करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो पंप हार्ट की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगी? तो इसका काम क्या है? हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाते रहना थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन। अब जब यहाँ से आपकी मसल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो उन्होंने यूटिलाइज कर ली, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा DOB, ठीक है, वो दोनों आर्टरी वीन से, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी वीन्स, ठीक है, दोनों कोरोनरी वीन्स जो हैं वो अल्टीमेटली ज्वाइंट्स टू फॉर्म कोरोनरी साइनस। तो साइनस मैंने पहले भी बताया था क्या चीज़ होती है? जहाँ पे कोई चीज़ आके मिल रही है, ठीक है। तो दोनों लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी वीन्स विच इज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड DOB, ठीक है, दे विल ज्वाइन टू फॉर्म कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस कहाँ ओपन होगा? इट विल ओपन इनटू राइट ऑरिकल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल के अंदर आपकी वीना कावा भी ओपन होती है और कोरोनरी साइनस भी होता है। सो कोरोनरी साइनस कहाँ से लेकर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? फ्रॉम हार्ट मसल्स। सो दिस इज कोरोनरी सर्कुलेशन। अब देखो अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा? प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा नहीं आपका कोरोनरी हार्ट की मसल्स तक। तो जब हार्ट की मसल्स तक पहुंचेगा नहीं तो हार्ट की मसल क्या हो सकती हैं? या तो वो डैमेज हो सकती हैं या वो प्रॉपरली अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगी। कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगी तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड आगे नहीं जाएगा पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आई तो मतलब दैट मे लीड टू डेथ, ठीक है, मतलब ये एक लीथल हो गया ये वाला चीज़, पेशेंट के बचने की उम्मीद बहुत कम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलेशन थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। दो टाइप से रेगुलेशन होता है, वन इज न्यूरल रेगुलेशन एंड सेकेंड वन इज हार्मोनल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन के अंदर में सबसे मेन पॉइंट है दैट, जैसे हमने बोला था कि भाई आपका पल्मोनरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, ऐसे ही सर्कुलेशन सेंटर भी होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। सो स्पेशल सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगेटा, सर्कुलेटरी सेंटर ही बोल देते हैं, स्पेशल छोड़ो पूरा नाम वही लिखते हैं जो चल रहा है हमारा। सो सर्कुलेटरी सेंटर, जैसे पल्मोनरी सेंटर बोला था हमने, सर्कुलेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन
मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा क्या है? दिस इज ए पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अब मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर जब है सेंटर, तो वो क्या कर सकता है, हमारी जो हार्ट की बीट है उसको इंक्रीज भी करवा सकता है और डिक्रीज भी करवा सकता है थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सो दैट इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज द हार्ट बीट रेट थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ANS। और ANS के अंदर दो टाइप के नर्व्स होते हैं, ठीक है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ से हम दो कर देंगे, थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक। So sympathetic nerves, this will increase heartbeat by stimulating। देखो हार्ट बीट हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एसए नोड की वजह से। तो अगर एसए नोड को हम ज़्यादा स्टिमुलेट करवा दें तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम उसको इनहिबिट करवाएं तो आपकी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। टाइम्स ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो इंक्रीज हार्ट बीट बाई स्टिमुलेटिंग एसए नोड। और जब आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बात करी थी, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml था, तो अगर हम नंबर ऑफ हार्ट बीट बढ़ा दी हमने 1 मिनट में, तो आपकी कार्डियक आउटपुट जो है वो 5 लीटर की बजाय 6 लीटर भी हो सकती है, ठीक है। सो इंक्रीज हार्ट बीट बाई स्टिमुलेटिंग एसए नोड, दस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये रिकॉल करो अपनी पिछली वीडियो में जाके देखना कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ थी। ये इसका उल्टा करेगा। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? इट विल डिक्रीज हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट बाई, उसमें क्या था हमने स्टिमुलेट, इसमें कर देंगे हम इनहिबिट, बाई इनहिबिटिंग एसए नोड। एसए नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर, ठीक है। दिस वॉज न्यूरल रेगुलेशन। अब आ जाओ हार्मोनल रेगुलेशन पे। तो हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर दो हार्मोन है। सबसे पहली बात तो मेडुला ओब्लंगेटा नहीं, दिस इज मेडुला पार्ट ऑफ किडनी, मेडुला पार्ट ऑफ किडनी। देखो किडनी को जब हम देखते हैं बाहर से, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका किडनी का। तो जब हम इसको काटते हैं तो जो ये बाहर वाले जो लेयर है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला लेयर होगी उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो हम उसकी बात करें, द मेडुला पार्ट, ये मेडुला ओब्लंगेटा नहीं है, ठीक है। सो कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दिस इज इनर पार्ट। सो इनर पार्ट ऑफ किडनी वो क्या करेगी? इट विल सिक्रेट्स 2 हॉर्मोन्स। कौन से हार्मोन हैं?
एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, दूसरा है नोर एड्रेनलिन और नोर एपिनेफ्रिन। देखो नाम थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन और नोर एपिनेफ्रिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज हार्ट बीट, दोनों का काम इंक्रीज करवाने का है, ठीक है। बट एड्रेनलिन क्या करेगी, ये इमरजेंसी के टाइम पे करवाती है। एड्रेनलिन जब भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, सामने आपके कोई शेर आ गया, आपने भागना है, ठीक है, तो भागते टाइम क्या चाहिए, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी कब आएगी, जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। ऑक्सीजन कब मिलेगी हमारे टिश्यूज़ को, जब हमारा ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन क्या करती है, दिस विल इंक्रीज हार्ट बीट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और ये क्या करेगी, इट विल मेंटेन हार्ट बीट, मेंटेन या इंक्रीज हार्ट बीट ड्यूरिंग नॉर्मल रूटीन। आपकी बॉडी नॉर्मल उसमें है, तब आपका काम करेगा नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, दो न्यूरल से हार्मोनल से। हार्मोन में दोनों ही हार्मोन आपके मेडुला पार्ट ऑफ किडनी से निकले हैं, दोनों का फंक्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, बट एक इमरजेंसी में करवाएगा, एक नॉर्मल कंडीशन में करवाएगा। न्यूरल रेगुलेशन में मेडुला ओब्लंगेटा में आपका सर्कुलेटरी सेंटर है, वहाँ से रेगुलेट होती है आपकी हार्ट बीट। तो थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप की नर्व्स होती हैं, या तो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज करवाएंगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो डिक्रीज करवाएंगे। अब हमने एक बात मेरे ख्याल से तीसरी या फोर्थ वीडियो में बोला था मैंने, ये चीज़ थर्ड में ही बोला था शायद, कि भाई वर्किंग ऑफ हार्ट के टाइम पे मैंने बोला मायोजेनिक हार्ट होता है ह्यूमन का, कि जो उसके अंदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ऐसे नोड से जनरेट होती, ना कि ब्रेन से। तो फिर हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, न्यूरल रेगुलेशन। देखो अब उस चीज़ पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे नोड ने जनरेट करवानी है। जनरेट कौन नहीं करवा रहा, ब्रेन जनरेट नहीं करवाता को वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कौन जनरेट करवा रहा है, आपका एसए नोड। और एसए नोड क्या है, एक मसल है, स्पेशलाइज्ड मसल है। बट उस एसए नोड की एक्टिविटी को ज़्यादा या कम कौन करवा सकता है, वो मेडुला ओब्लंगेटा करवा सकता है, ठीक है। इसलिए हमने न्यूरल रेगुलेशन पढ़ा है। नो डाउट कि एसए नोड ने ही जनरेट करना है आपका वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज द लास्ट टॉपिक। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसके अंदर द फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, यहाँ पे बात हो रही है प्रेशर की, ठीक है। जब भी हार्ट पंप करता है, विद प्रेशर करता है,
तो उस ब्लड की वजह से, जो ब्लड आपका आर्टरीज के अंदर गया है, उस ब्लड की वजह से आर्टरीज की वाल के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ठीक है। उस प्रेशर की दो रेंज हैं आपकी हाइपरटेंशन में। पहली बात तो लिख देते हैं, द ब्लड pumped by heart exerts pressure on wall of arteries। ठीक है, अब वो दो तरह का प्रेशर है, ड्यूरिंग contraction of heart, during contraction of ventricles or during relaxation। during relaxation of ventricles। तो जब कॉन्ट्रैक्शन किया तो हाई प्रेशर के साथ जाएगा ब्लड, तो उस टाइम पे जो प्रेशर डलेगा वाल्स के ऊपर उसको बोलेंगे हम सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को हमने सिस्टोल बोला था, सिस्टोलिक प्रेशर। और इस टाइम पे, रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर है वाल के ऊपर, वो होगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मल जो रेंज है इसकी, इन नॉर्मल पर्सन सिस्टोलिक प्रेशर होगा 120 mmHg। ठीक है, वाइल डायस्टोलिक प्रेशर विल बी 90 mmHg। पर हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब इंक्रीज होना। तो हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा, ये रेंज जो है वो आपकी 120 से मोर देन 140 हो जाएगा। अरे ये 80 था आपका। नॉर्मल रेंज 120 और 80, और हाइपरटेंशन में क्या हो जाएगा, ये 90। मतलब उस पर्सन के अंदर रिलैक्सेशन के टाइम पे भी 90 है, जो कि 80 होना चाहिए था, 10 ज़्यादा। सिस्टोलिक प्रेशर 120 है तो मोर देन 140, उसको हम हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा। अगर हाइपोटेंशन बोलते तो सिस्टोलिक प्रेशर विल बी लेस देन 120, ये मान लो 100 रहेगा। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इसकी 80 के बजाय क्या हो गया, 70 पे आ जाए या 60 पे आ जाए, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम हाइपोटेंशन। चलो लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कम, तो उसमें क्या होगा, ये 100 रह जाएगा और ये आपका 60 से 70। सो दीज आर डिफरेंट कंडीशन। नॉर्मल आपकी ये रेंज है, हाइपरटेंशन में ये है, और हाइपोटेंशन में आपकी ये है। नाउ नेक्स्ट डिजीज, next disease is coronary artery disorder। कैड बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम है एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथीरो ध्यान रखना, ATHEROSCLEROSIS, एथीरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो नाम से ही पता चल रहा है, कोरोनरी आर्टरी मतलब कौन सी आर्टरी,
द आर्टरी विच विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके अंदर एक्चुअली में हुआ क्या, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता देता हूँ इसको, कि डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ की इसकी वजह से क्या होगा, इट विल कॉज रफ सरफेस बनेगा इसकी वजह से। उस रफ सरफेस की वजह से क्या होगा, जो प्लेटलेट्स थी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, प्लेटलेट्स एक्टिवेट, और वो क्या करेंगी, वो रिलीज करेंगी प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, मतलब प्लेटलेट की वजह से कुछ ग्रोथ फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। और वो ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, ग्रोथ करवाएंगे। सो दिस विल लीड टू ग्रोथ ऑफ मसल्स ऑफ आर्टरी। कौन सी आर्टरी, अब देखो हमने जब आर्टरी की बात बोली थी तो आर्टरी में मैंने बताया था कि आउटर लेयर फाइब्रस लेयर होती है, उसके बाद थीका मीडिया, ठीक है। सो थीका मीडिया इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स, तो ये उन मसल्स की बात हो रही है। सो ग्रोथ ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ आर्टरी, ठीक है। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख दो थीका इंटरना, नहीं थीका मीडिया। तो जब ये वाल ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली ल्यूमन और कम हो रह जाएगा, ठीक है। इसकी थिकनेस पहले ये थी, अब यहाँ तक हो गई है मान लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेंटर में ल्यूमन तो कम बचेगा। सो ग्रोथ ऑफ मसल्स इन आर्टरी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिक्रीजेस, ठीक है। और वो डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, आपकी जो हार्ट मसल्स हैं उस तक प्रॉपर अमाउंट में, तो यहां पे लिखेंगे हम लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स को कम मिली तो क्या हो गया, सम मसल्स डाई, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। तो उसकी दैट विल लीड टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ये दोनों एक ही नाम है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक। किसकी वजह से होगा, जब आपके हार्ट की मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं। तो यहाँ पे लिखो सम मसल्स डैमेज, लिखो डाइज के बजाय सम मसल्स डैमेजेस, ठीक है। तो डिपोजिशन हुई फैट की, उसकी वजह से रफ सरफेस बना, रफ सरफेस की वजह से जो प्लेटलेट थी वो एक्टिवेट हुई, प्लेटलेट ने रिलीज किया PDGF, उसकी वजह से थीका मीडिया की जो मसल्स थी वो ग्रो कर गई, ग्रो करने की वजह से ल्यूमन कम रह गया, ल्यूमन कम होगा तो उसने हार्ट के पास ब्लड कम पहुंचाया और अल्टीमेटली क्या हो गया, हार्ट मसल्स डैमेज हो गई और उसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कौन सा पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट कि डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हुई। सर रफ सरफेस एक्चुअली में किसकी वजह से होगा, एक प्लेक जम जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि ये जो डिपॉजिट होगा उसकी वजह से ये प्लेग बनेगा, और इसी प्लेग को बोल सकते हैं हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। ठीक है, सो देयर आर टू टर्म्स, एक एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, एक आर्टरियोस्क्लेरोसिस होती है। सेकेंड टर्म है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस इसमें और पहली वाली टर्म में सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो था, कोलेस्ट्रॉल विल फॉर्म, कोलेस्ट्रॉल विल प्रेसिपिटेट, will precipitate with calcium salts. तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल डिपॉजिट्स ऑन walls of artery, और इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज अगेन ए प्लेग बट आर्टरियोस्क्लेरोटिक प्लेग। आर्टरियोस्क्लेरोटिक प्लेग, ठीक है। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, थिकनिंग नहीं, हार्डनिंग ऑफ walls of arteries। देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब हमने बोला कि आर्टरीज जो है उसकी वाल हरदम स्ट्रेचेबल होनी चाहिए ताकि वो जो हार्ट की तरफ से प्रेशर आ रहा है उसको वो झेल जाए, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे कैल्शियम साल्ट के साथ कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो गया, तो उसकी वजह से हार्डनिंग होगी, वाल्स की हार्डनिंग होगी, तो वो अब प्रेशर झेल नहीं पाएगा, तो दैट कैन लीड टू बर्स्ट हो जाएगी आपकी ऑफ आर्टरीज, और बर्स्ट होगी तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा सारा। ठीक है, तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों सिमिलर सी टर्म है, दोनों में कोलेस्ट्रॉल भी यूज हो रहा है, पर वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स का रोल आ गया, उसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ वाल हुई, वहाँ पे ल्यूमन कम हुआ था, यहाँ पे ल्यूमन कम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डिजीज इज एंजाइना पेक्टोरिस। एक मिनट वीडियो देख लेते हैं फोकस है कि नहीं है। ठीक है, सो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है एक्चुअली में, दिस इज ए चेस्ट पेन। और जो चेस्ट पेन है ये किसी भी एज में हो सकता है, कैन अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ एनी एज, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, बट मोस्टली जो ये होता है ये आपका 40 एज के बाद ही होता है, मोर देन 40 जिसकी एज होती है, तो इसके अंदर पेन होगा आपका, चेस्ट पेन होता है एक्चुअली में। और है क्या ये, जो आपकी हार्ट मसल्स हैं वो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर क्रम्पलिंग टाइप का कुछ होता है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि चेस्ट पेन है, एक्चुअली में ये है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, सो ये क्या चीज है, दिस इज इनएफिशिएंसी ऑफ हार्ट
muscles to push blood, to push oxygenated blood to body tissues. कि हार्ट ने जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ तक मिलनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचाई, पर इसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है, हार्ट की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती है आपके लंग्स की। लंग्स के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजनेशन नहीं हुई, तो जब हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा वो कम ऑक्सीजनेटेड होगा, लेस ऑक्सीजनेटेड होगा। तो इसमें एक्चुअली में ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़, लिख भी देता हूँ, this is due to decrease oxygenation of blood in lungs due to any pulmonary disease। तो एक्चुअली में वो रोल किसका है? लंग्स की गड़बड़ है, ठीक है। पर उसने ऑक्सीजनेशन नहीं की तो हार्ट मसल्स को नहीं मिल रहा, ठीक है। हार्ट प्रॉपरली पूरी बॉडी इनएफिशिएंसी ऑफ हार्ट ठीक है, हार्ट मसल्स बोलते हैं, हार्ट बोल दो, तो आपके बॉडी टिश्यूज़ तक प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाया। मसल टू पुश ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड लास्ट is bradycardia or tachycardia. There are two terms, tachycardia and bradycardia. So tachycardia is when the number of heartbeat is more than 72. So number of heartbeat increases, और कितनी हो सकती हैं? That may be up to 100 beats per minute। नॉर्मली कितनी होती हैं? 72 होती हैं। तो ट्रैकिकार्डिया में मोर देन 72 और ब्रेडिकार्डिया में डिक्रीज नंबर ऑफ हार्टबीट। ये होती हैं आपकी 50 के राउंड, ठीक है, 50 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल रेंज क्या थी हमारी? नॉर्मल वॉज 72 टाइम्स पर मिनट। तो अगर इससे ज़्यादा होगी तो ट्रैकिकार्डिया, अगर इससे कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड विद दिस टॉपिक वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपके पास हेल्प बुक है आप उस हेल्प बुक से नोट्स बनाओ, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो में जाकर देखो, और जितने भी आपके एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह आपके पास है तो वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।